नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ से। आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की खास बैठक दोपहर 12 बजे पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी इस बैठक को लेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव और निकाय चुनावों को लेकर के चर्चा होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव अब कभी भी हो सकते हैं। तो निकाय चुनावों के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और निकाय चुनावों के साथ साथ ही 2024 के लिए भी साधना शुरू करना है। तो ऐसे में बीजेपी अब पूरी तैयारी के साथ उतरेगी मैदान में। दोपहर 12 बजे होगी पदाधिकारियों की खास बैठक। 2024 लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर के अहम चर्चा। और अभी तक निकाय चुनाव को लेकर के पेच फंसा हुआ था आरक्षण संबंधी मुद्दे पर, लेकिन अब निकाय चुनाव होंगे, जल्द होंगे और इसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। 2024 लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर के चर्चा होगी। लखनऊ से बड़ी खबर, आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक दोपहर 12 बजे होगी। पदाधिकारियों की ये बैठक और बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह इस बैठक को लेंगे, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर बीजेपी उन इलाकों में, उन एरियाज में फोकस करेगी जहां पर या तो सपा का अधिकार रहा है या फिर बीजेपी जहां पर कमजोर रही है। तो तमाम नीतियां बनाई जाएंगी, चर्चा की जाएंगी, विचार विमर्श किया जाएगा और सभी के विचार सुने जाएंगे। और आज क्या रणनीति बनती है, किस आधार पर बीजेपी आगे चलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों का सिलेक्शन और तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको लेकर के आज की बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। अश्विनी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अश्विनी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, आज कितने बजे बैठक शुरू होगी? तो निकाय चुनाव को लेकर के कल 27 तारीख यानी मंगलवार को कभी कुछ भी फैसला हाईकोर्ट दे सकता। तो ऐसे में आज भी कुछ देर पहले हाईकोर्ट का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई। आज की ये बैठक होनी है, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की है। इसमें तमाम जो प्रकोष्ठ है उनके जो अध्यक्ष होंगे वो शामिल होंगे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। इसके अलावा बात करें तो धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री वो शामिल होंगे। निश्चित तौर पर इस बैठक में कहीं न कहीं निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार होगी, क्योंकि अभी देखा गया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के केस फंसा हुआ है और ऐसे में तमाम चीजें उम्मीद है उनका जो आरक्षण है वो बदलाव हो सकता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जब सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बैठेंगे तो उनसे चर्चा होगी कि उस सीट पर कौन सा प्रत्याशी जो होगा वो बेहतर होगा। साथ ही साथ 2024 का चुनाव होना है और ठीक उससे पहले ये सेमीफाइनल हो रहा है। सेमीफाइनल में अगर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहता तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो 2024 का खेल है, इसमें भी गलत उससे पहले का जो सेमीफाइनल होना है जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर के आज ये बैठक होनी है। कहीं ना कहीं आगामी जो कार्यक्रम तय होने हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ निकाय चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए उस पर चर्चा होगी। पिछला 2017 का जो निकाय चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीती थी। कुल 16 सीटों पर उसका चुनाव हुआ था और 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, 2 सीटें बसपा खाते में गई थी। और कहीं ना कहीं जो 2 बसपा के खाते में नगर निगम की सीटें गई थी उनको लेकर के अलग चर्चा की जा रही, अलग से रणनीति चर्चा की जा रही। साथ ही साथ इस बार एक नगर निगम और बड़ी शाहजहांपुर, उसको लेकर के होगी आगे शाहजहांपुर पे इस बार किसका कब्जा होगा। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के बड़ी बैठक होनी है। 12 बजे के में बैठक होगी और इसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद रहेंगे।
बहुत महत्वपूर्ण है अश्विनी, क्योंकि बीजेपी को उन एरियाज में कार्य करना है जहां पर बीजेपी कमजोर है, और उन एरिया की लिस्ट भी बना ली गई है, तो वहां पर भी उन सीटों को लेकर के भी चर्चा होगी। बिल्कुल। पिछली बार देखा जाता है जो नगर निगम और नगर पालिका परिषद, सबसे ज्यादा फोकस इन दोनों पर है भारतीय जनता पार्टी का। नगर पालिका परिषद में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले जो चुनाव हुआ था पिछले से कम वोटों मार्जिन से हारी थी, उन पर सबसे ज्यादा फोकस। साथ ही साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को टिकट भी दे सकती है, इस पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम बिंदुओं को लेकर के आज चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर के, 2024 के विधान लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति होगी, इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान तमाम जो प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर किस जिले में कौन सा प्रत्याशी बेहतर रहेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी इस बार जो नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव होने जा रहा है, उसमें जो जिले की जो मुख्यालय होगा वहां पर जो नगर पालिका परिषद की सीट होगी सबसे ज्यादा उस पर फोकस कर रही है। निश्चित तौर पर देखा गया मुख्यमंत्री जब भी कहीं पर जा रहे तो ट्रिपल इंजन की सरकार का जिक्र करें, तो कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज मंथन शुरू करेगी। और कहीं ना कहीं अगर चुनावी कल हाईकोर्ट चुनाव को लेकर के बिल देखी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज ही कमर कटने को तैयार है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय मास्क जोन घोषित कर दिया गया है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में आज से मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। सभी तीमारदारों, रोगियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। सभी कर्मचारी, छात्र और संकाय सदस्य भी मास्क लगाना सुनिश्चित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभी तीमारदारों, रोगियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है, और सभी कर्मचारियों, छात्र और संकाय सदस्य भी मास्क लगाने का कार्य सुनिश्चित करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं एक बार, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में आज फिर से मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, इसके लिए घोषणा कर दी गई है। और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय मास्क जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब जो भी मरीज पहुंचेंगे वो मुंह पर मास्क लगा करके पहुंचेंगे तो ही जांच हो पाएगी, सुविधाएं मिल पाएंगी, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। अश्विनी ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए फोन लाइन पर। अश्विनी, क्योंकि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने ये तो कह दिया है कि मास्क लगाइए और मास्क लगाना अनिवार्य हो गया, लेकिन फॉलो कितना किया जा रहा है अगर आज से ही शुरू हो रहा है तो? अश्विनी, आवाज आ पा रही है मेरी? विश्व में देखा जा रहा है तमाम जगह पर, तमाम देशों में जो कोविड के केसेस है वो बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो देश है वो चाइना खुद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका संक्रमण देखते हुए उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को भी हाईलाइट पर रखा गया। ओमिक्रॉन का नए वर्जन में BF7 जो है, जो कहीं ना कहीं घातक बताया जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ाई गई है। सिर्फ केजीएम में नहीं, CGI समेत तमाम जो हॉस्पिटल थे उनको वहां पर आज से बिना मास्क के नो एंट्री होगी। निश्चित तौर पर 2-3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें कहा था कि कोई भी संस्थान होगा, चाहे वो लोहिया अस्पताल हो, चाहे वो PGI हो, चाहे वो केजीएम हो, कहीं पर भी बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र यही होते हैं, हॉस्पिटल्स में ही संक्रमण तेजी से फैलता है। तो ऐसे में वहाँ हिदायत के तौर पर बेहतरीन तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो गार्ड्स हैं, उनको बाकायदा कहा गया है कोई भी आ रहा है तो उससे निवेदन करें कि आप मास्क लगा लें। बाकायदा मास्क को ये भी निर्देश दिए गए, किसी से बहस नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहनी है। अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं, जिम्मेदार नहीं मान रहे या फिर मरीज नहीं मान रहा, तो उसको एंट्री नहीं देनी है, क्योंकि अगर संक्रमण फैलता है हॉस्पिटल में तो पूरे हॉस्पिटल को इस चीज से खतरा रहेगा। तो ऐसे में एक बड़ा कदम उठाया गया और यूपी के लगभग सभी जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आज से बिना मास्क के एंट्री बैन होगी। अब देखना होगा कितना इसको माना जाता है, डॉक्टर्स खुद इसको मानते हैं या नहीं मानते, या फिर कोई मानता है कि नहीं मानता, लेकिन सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई और गाइडलाइन को लेकर के अमल करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। बिल्कुल अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। हालांकि अब ये रूल कितना फॉलो होगा, कितने लोग मास्क लगा करके आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है।
झांसी से अगली बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज दौरा है। जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक दीपा नारायण सिंह यादव से मुलाकात करेंगे। तो दीप नारायण सिंह यादव से मुलाकात करेंगे, दीप नारायण सिंह यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से करेंगे मुलाकात अखिलेश यादव। दीप नारायण सिंह यादव के परिजनों से भी करेंगे मुलाकात अखिलेश यादव और इसी के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी मुलाकात की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का झांसी दौरा, और ये दौरा कई मायनों में खास है। जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से करेंगे मुलाकात। राजीव दीक्षित बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। राजीव, दीप नारायण सिंह यादव के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव और दीप नारायण से भी चर्चा करेंगे, क्या है जानकारी पूरी? जी आपको बता दें, करीब 2 बजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव झांसी पहुंचेंगे और जहां वह सीधे जिला कारागार पहुंचकर जो जेल में बंद है सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह उनके आवास पर भी जाएंगे और उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आज उनका झांसी विश्राम भी है, तो झांसी रुकेंगे, जहां पदाधिकारियों और जो भी उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और आगे जो आने वाले समय में निकाय चुनाव आने वाला है उसकी भी रणनीति पर विचार करेंगे। जी ठीक है राजीव, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। टॉप एजेंडा में अगली बड़ी खबर, दिल्ली से आज बीजेपी के प्रवक्ताओं मीडिया पैनलिस्ट की कार्यशाला है। आज बीजेपी मुख्यालय में होगी 1 दिवसीय कार्यशाला। मीडिया पैनलिस्ट को मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश के मुद्दों पर क्लास लेंगे और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रवक्ताओं को कितना बोलना है, कैसे अपनी बात को रखना है। मीडिया के लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण कि भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर को किस तरह से मंचों से दिखाना और भ्रम की स्थिति ना पैदा करना, ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर क्लास लेंगे बीजेपी के प्रवक्ताओं की और मीडिया पैनलिस्ट की। तो आज बीजेपी के प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की कार्यशाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यशाला बताई जा रही है और आज बीजेपी मुख्यालय में होगी 1 दिवसीय कार्यशाला। मीडिया पैनलिस्ट को मुद्दों की जानकारी दी जाएगी। एस जयशंकर विदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीयूष तिवारी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, बहुत महत्वपूर्ण बैठक मीडिया पर्सनैलिटीज के लिए और बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए, कब ये बैठक शुरू हो जाएगी और किस प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट को? देखिए, अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में दोपहर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इसके साथ ही मीडिया पैनलिस्ट जो है उनको कहीं न कहीं जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो विदेश के मुद्दों पर उनको जानकारी देंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मीडिया पैनलिस्ट या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं उनकी काफ़ी अहम जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वो टेलीविजन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, चाहे डिबेट की बात करें या अन्य पहलुओं की बात करें। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो कोरोना के केसेस विदेशों के अलग अलग देश में फैल रहे हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा है वो कोरोना है। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर। ऐसे में आज जो केंद्रीय विदेश मंत्री है एस जयशंकर कोरोना से जुड़े मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं अपने पैनलिस्ट जो है और जो प्रवक्ता है उनको जानकारी देंगे कि क्या कुछ किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। इसके साथ ही मीडिया जो पैनलिस्ट भी इस कार्यशाला में जुड़ेंगे तो हर इस पहलू को बताया जाएगा, ताकि मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो टेलीविजन के माध्यम से या अन्य मंचों पर जो ये प्रवक्ता है और मीडिया पैनलिस्ट है वो रख सके। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 96वें संस्करण को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में भारत की प्रगति पर बात की। साथ ही G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिलने पर गर्व जताया और प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, साल 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनका संकल्प, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल हो गया। 2022 में वाकई कई मायनों में बहुत ही
प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत में अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृतकाल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी, देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृतकाल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। साथियों, इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे। 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान, भला कौन भूल सकता है। वो पल थे हर देशवासी के रोंगटे खड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का ऋषितुल्य जीवन सभी राष्ट्र भक्तों के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सरदेव अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना यह सुशासन का ही लक्षण है।
एक गरीब की सुनवाई लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए बिना भेदभाव के उसको शासन की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन की सौगात उपलब्ध हो जाना, ये सभी उस सुशासन के लक्षण हैं। स्पेनिश फ्लू आया था, बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए थे, दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हुई थी और बीमारी से जितनी मौतें नहीं हुई उससे कई गुना मौतें भूख से हुई थी। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का ही परिणाम है, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। पहली बार हुआ कि बीमारी के 9 महीने के अंदर बीमारी का वैक्सीन आ गया। पहली बार हुआ जब देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और वैक्सीन एक नहीं 2 वैक्सीन तो मात्र 9 महीने के अंदर आ गई। पहली बार हुआ कि बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिली। यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है। और भाइयों बहनों, उस संवेदनशीलता के प्रतीक पुरुष अगर कोई एक महामानव था तो महामानव सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सरदेव अटल जी का स्मरण करता रहे। टॉप एजेंडा में अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ के दौरान वांछित गोकश गिरफ्तार हो गया है। चिरौरी बंथला नहर के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। लोनी से गोकशी में वांछित चल रहा था आरोपी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान वांछित गोकश को गिरफ्तार कर लिया गया है और चिरौड़ी बंथला नहर के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है ऐसे बदमाशों पर। लोनी से गोकशी में वांछित चल रहा था आरोपी। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के दौरान वांछित गोकश को गिरफ्तार किया गया है। चिरौड़ी बंथला नहर के पास ये पूरा मामला हुआ है। सिखरानी और सकलपुरा के मध्य बंथला नहर पे थाना लोनी के अंतर्गत एक मुठभेड़ हुई है। कुछ समय पूर्व यहाँ पर कुछ गोवंशों के अवशेष बरामद हुए थे, जिसमें थाना लोनी प्रभारी द्वारा स्वयं ही टीम बना करके और लगातार गश्त किया जा रहा था और रेकी की जा रही थी। इसी दौरान आज एक संदिग्ध वाहन सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करके वो व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल को मोड़ करके भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए और आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया गया तो पुलिस टीम पर उसने फायरिंग किया। पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग किया, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश ने अपना नाम शाहरुख बताया। उन्नाव से अगली बड़ी खबर, 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में दोनों बाइक चालक घायल बताए जा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर के नीचे हादसा हुआ है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ा सड़क हादसा जहां पर आमने सामने की टक्कर, सड़क हादसे में दोनों भाई घायल हो गई हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर के नीचे का यह हादसा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल टॉप एजेंडा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।